इन दो लक्षणों वाली बहू को घर की चाबी कभी मत सौंपना, सिर्फ सर्वनाश करेगी। दोस्तों, हमारी परंपरागत संस्कृति और हमारे समाज में घर की चाबी सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं होती, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, विश्वास और विरासत का प्रतीक मानी जाती है। जब एक सास अपनी बहू को चाबी सौंपती है तो वो असल में उसे अपने घर का मान सम्मान, अपनी पीढ़ियों की कमाई और परिवार को जोड़े रखने का दायित्व सौंप रही होती है। लेकिन सयाने लोग और हमारे बुजुर्ग हमेशा ये समझाते आए हैं कि ये जिम्मेदारी हर किसी के कंधों पर नहीं डाली जा सकती। अगर घर की सत्ता और संसाधनों की डोर किसी ऐसी महिला के हाथ में आ जाए जिसमें समझदारी और त्याग की जगह अहंकार और स्वार्थ हो, तो उस घर को बिखरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। चाबी का मतलब है नियंत्रण, और नियंत्रण अगर गलत हाथों में चला जाए तो वो शक्ति नहीं बल्कि विनाश का कारण बन जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि हंसते खेलते परिवार जो बरसों से एक छत के नीचे प्यार और इज्जत के साथ रह रहे थे, अचानक बिखरने लगते हैं। भाइयों में झगड़े होने लगते हैं, घर की बात बाहर सड़क पर आ जाती है और जमा की हुई सारी पूंजी व्यर्थ के दिखावे में उड़ने लगती है। ये सब तब होता है जब हम बिना परखे केवल बाहरी चमक दमक या रिश्तों के दबाव में आकर घर की व्यवस्था किसी अपरिपक्व या गलत मानसिकता वाली स्त्री को सौंप देते हैं। हमारे समाज में बहू को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, और ये सच भी है, क्योंकि एक समझदार स्त्री चाहे तो झोपड़ी को भी महल बना देती है। लेकिन उसी लक्ष्मी का एक रूप ऐसा भी हो सकता है जो घर की सुख शांति को अपनी जिद और नासमझी की आग में जला दे। इसलिए हमारे शास्त्रों और सामाजिक अनुभवों के आधार पर यह कहा गया है कि दो विशेष लक्षण यानी दो खास कमियां अगर किसी बहू में दिखाई दे तो उसे घर की तिजोरी और घर के फैसलों की चाबी सौंपने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। पहला लक्षण है अत्यधिक अहंकार और दूसरा है बड़ों के प्रति सम्मान का अभाव। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है, उसे अपने सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता, और जिसे बड़ों का लिहाज नहीं, वो कभी भी परिवार की नींव को मजबूत नहीं रख सकती। अगर इन अवगुणों को नजरअंदाज करके सिर्फ प्यार या मजबूरी में सत्ता सौंपी गई तो परिणाम हमेशा दुखद ही होते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही परिवार की है जिसने अपनी आंखों के सामने सब कुछ बिखरते हुए देखा, सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से। ये कहानी हमें सिखाती है कि परखना क्यों जरूरी है और जिम्मेदारी देने का सही समय क्या होता है। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर भारत के एक समृद्ध शहर से, जहां खन्ना परिवार का बहुत नाम था। शहर के पुराने इलाके में उनकी एक बहुत बड़ी हवेली थी, जो आज के जमाने में भी अपनी शानो शौकत के लिए जानी जाती थी। परिवार के मुखिया दीनानाथ खन्ना ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कपड़े का एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा किया था। पूरे शहर में लोग उनकी मिसाल देते थे कि कैसे एक साधारण आदमी ने अपनी लगन से इतना बड़ा साम्राज्य बनाया। लेकिन अब दीनानाथ जी इस दुनिया में नहीं थे। उनके जाने के बाद घर और कारोबार दोनों की जिम्मेदारी उनकी पत्नी सावित्री देवी और उनके इकलौते बेटे रमन पर आ गई थी। सावित्री देवी एक बहुत ही सुलझी हुई और अनुभवी महिला थी। उन्होंने गरीबी और अमीरी दोनों देखी थी, इसलिए उन्हें पैसे की कीमत भी पता थी और रिश्तों की अहमियत भी। वो पुराने विचारों की जरूर थी, लेकिन वक्त के साथ चलना भी जानती थी। उनका बेटा रमन, जो अब करीब 27 साल का हो चुका था, पढ़ा लिखा और संस्कारी था। उसने अपने पिता के कारोबार को न सिर्फ संभाला था, बल्कि उसे और आगे भी बढ़ाया था। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। सावित्री देवी ने रमन को बहुत लाड प्यार से पाला था, लेकिन कभी बिगड़ने नहीं दिया। रमन अपनी माँ की हर बात मानता था और हर छोटे बड़े फैसले में उनकी राय जरूर लेता था। सावित्री देवी के पास घर की तिजोरी और सारे कमरों की चाबियों का एक गुच्छा हमेशा उनकी साड़ी के पल्लू से बंधा रहता था। ये गुच्छा सिर्फ चाबियां नहीं था, बल्कि खन्ना परिवार के अनुशासन का प्रतीक था। नौकर चाकर से लेकर घर के राशन तक हर चीज का हिसाब सावित्री देवी की नजरों के सामने होता था। वो कंजूस नहीं थी, लेकिन फिजूल खर्ची उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनका मानना था कि पैसा चाहे कितना भी हो,
अगर उसे सही तरीके से संभाला न जाए तो वो पानी की तरह बह जाता है। रमन अक्सर अपनी माँ से मजाक में कहता कि माँ, अब तो आप आराम किया करो, ये चाबियों का बोझ अब छोड़ भी दो। लेकिन सावित्री देवी हमेशा मुस्कुराकर कहती कि बेटा, ये बोझ नहीं, ये मेरे घर की इज्जत है। जब सही वक्त आएगा और कोई सही इंसान मिलेगा तो मैं खुद इसे सौंप दूंगी। वक्त गुजरता गया और रमन की शादी की बात चलने लगी। सावित्री देवी चाहती थी कि रमन के लिए एक ऐसी लड़की आए जो न सिर्फ सुशिक्षित हो बल्कि जिसके संस्कारों में घर को जोड़े रखने की कला हो। वो जानती थी कि आज का जमाना बदल गया है। लड़कियां अब सिर्फ घर की चार दीवारी में नहीं रहती, वे बाहर काम करती हैं। उनकी अपनी एक सोच होती है। सावित्री देवी को इससे कोई परेशानी नहीं थी। वो तो बस इतना चाहती थी कि उनकी आने वाली बहू उनके बेटे और उनके इस घर को अपना समझे। कई रिश्ते आए, कई परिवारों से मिलना जुलना हुआ, लेकिन बात कहीं बन नहीं पा रही थी। कभी कुंडली नहीं मिलती थी तो कभी परिवार के विचार मेल नहीं खाते थे। रमन भी अपनी पसंद को लेकर थोड़ा स्पष्ट था। वो चाहता था कि उसकी जीवन साथी आधुनिक विचारों वाली हो, जो उसके दोस्तों और बिजनेस पार्टनर के सामने भी आत्मविश्वास से बात कर सके। इसी दौरान रमन की मुलाकात एक शादी समारोह में शिखा से हुई। शिखा देखने में बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और बात करने का अंदाज बहुत ही प्रभावशाली था। उसने MBA किया हुआ था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। पहली ही मुलाकात में रमन शिखा की तरफ आकर्षित हो गया। दोनों में बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे फोन पर बातें होने लगी। रमन को शिखा की बेबाकी और उसका आधुनिक रहन सहन बहुत पसंद आया। उसे लगा कि शिखा ही वो लड़की है जो उसकी जिंदगी में खुशियां ला सकती है। कुछ महीनों की दोस्ती के बाद रमन ने अपनी माँ को शिखा के बारे में बताया। सावित्री देवी बेटे की खुशी में ही अपनी खुशी मानती थी। उन्होंने रमन की बात सुनी और शिखा के परिवार से मिलने की इच्छा जताई। शिखा का परिवार भी शहर के एक अच्छे इलाके में रहता था। उसके पिता एक सरकारी अधिकारी थे और माँ एक सोशल वर्कर थी। जब सावित्री देवी शिखा के घर गईं, तो वहां का माहौल उन्हें अपने घर से काफी अलग लगा। वहां हर चीज में एक दिखावा था, एक औपचारिकता थी जो शायद सावित्री देवी के सरल स्वभाव से मेल नहीं खाती थी। शिखा की माँ बातों बातों में अपनी ऊंची पहुंच और अपने रुतबे का जिक्र कर रही थी। शिखा ने भी जब सावित्री देवी के पैर छुए तो सावित्री देवी को महसूस हुआ कि उसमें वो अपनापन और झुकने का भाव नहीं है जो एक संस्कारवान लड़की में होना चाहिए। वो बस एक रस्म निभा रही थी। लेकिन रमन के चेहरे पर खुशी देखकर सावित्री देवी ने अपने मन में उठ रहे इन छोटे मोटे सवालों को दबा दिया। उन्होंने सोचा कि शायद आज की पीढ़ी ऐसी ही है। धीरे धीरे जब वो हमारे घर आएगी तो सब सीख जाएगी। शादी तय हो गई। तैयारियां जोर शोर से शुरू हुई। खन्ना परिवार ने शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। शहर के सबसे बड़े होटल में रिसेप्शन रखा गया। शिखा की हर मांग, चाहे वो महंगे से महंगे लहंगे की हो या फिर खास किस्म की ज्वेलरी की, रमन ने हंसते हंसते पूरी की। सावित्री देवी भी चुपचाप सब देख रही थी। एक दो बार जब उन्होंने कहा कि बेटा, इतना खर्च करना क्या जरूरी है, हम सादगी से भी तो कर सकते हैं, तो रमन ने समझाते हुए कहा कि माँ, शादी तो एक ही बार होती है और शिखा के भी तो कुछ अरमान है। सावित्री देवी चुप रह गई। उन्हें लगा कि शायद वो ही पुराने ख्यालात की है और नई दुनिया के तौर तरीके समझ नहीं पा रही है। शादी बहुत धूमधाम से हुई। शिखा जब लाल जोड़े में खन्ना परिवार की हवेली में आई तो उसकी खूबसूरती देखकर सब दंग रह गए। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात कोई अप्सरा उतर आई हो। शुरुआत के कुछ दिन तो रस्मों रिवाजों और मेहमानों की आवाजाही में ही बीत गए। घर में उत्सव जैसा माहौल था। सावित्री देवी ने बड़े प्यार से शिखा का स्वागत किया था। उन्होंने अपने कुछ पुश्तैनी जेवर भी शिखा को दिए जो उनकी सास ने उन्हें दिए थे। शिखा ने जेवर लिए तो जरूर, लेकिन उसके चेहरे पर वो भाव नहीं था जो एक विरासत को पाने पर होता है। उसने बड़े ही सामान्य तरीके से कहा कि ये डिजाइन तो काफी ओल्ड फैशन है मम्मी जी, मैं इसे तुड़वाकर कुछ नया बनवा लूंगी। ये सुनकर सावित्री देवी को थोड़ा धक्का लगा, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बहू, ये फैशन की बात नहीं, ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, इसे ऐसे ही संभाल कर रखना।
शिखा ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, बस कंधे उचकाकर जेवर अलमारी में रख दिए। ये एक बहुत छोटी सी घटना थी, लेकिन इसने सावित्री देवी के मन में एक हल्की सी चिंता पैदा कर दी थी। धीरे धीरे घर का माहौल सामान्य होने लगा। रमन अपने काम पर लौटने लगा और शिखा भी अपनी नई जिंदगी में सेट होने की कोशिश करने लगी। खन्ना परिवार की एक आदत थी कि सुबह का नाश्ता और रात का खाना पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाता था। खाने की मेज पर दिन भर की बातें होती थी, सुख दुख साझा किए जाते थे। शादी के करीब 10 दिन बाद की बात है। सुबह के नाश्ते का समय था। सावित्री देवी रसोई में महाराज रसोइये को निर्देश दे रही थी कि आज रमन के लिए क्या बनाना है और शिखा को क्या पसंद है। तभी शिखा नीचे आई। वो अभी भी अपनी नाइट ड्रेस में थी। सावित्री देवी को यह थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उनके घर का नियम था कि सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके ही कोई रसोई या डाइनिंग टेबल पर आता था। सावित्री देवी ने बहुत प्यार से टोका कि बहू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, नाश्ते का वक्त हो गया है, रमन भी ऑफिस जाने वाला है। शिखा ने अपनी कुर्सी खींचते हुए बड़ी बेपरवाही से कहा कि मम्मी जी, आज संडे है, आज तो कम से कम रिलैक्स करने दीजिए। और वैसे भी ये सुबह सुबह उठकर नहाने धोने का नियम मेरे पल्ले नहीं पड़ता। जब मन करेगा तब तैयार हो जाऊंगी। रमन वहां बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसने शिखा की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और माँ से कहा कि अरे माँ, छोड़ो ना, वो थकी होगी, उसे अपने हिसाब से रहने दो। सावित्री देवी को बेटे का ये रवैया और बहू का ये जवाब दोनों ही खटके। बात सिर्फ नहाने की नहीं थी, बात घर के अनुशासन की थी। एक घर तभी चलता है जब उसके सदस्य एक दूसरे के बनाए नियमों का सम्मान करें। लेकिन सावित्री देवी ने बहस करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप नाश्ता परोसने लगी। उस दिन दोपहर को सावित्री देवी अपने कमरे में बैठी हिसाब किताब देख रही थी। तभी शिखा उनके कमरे में आई। उसने आते ही कमरे का जायजा लिया और सोफे पर बैठते हुए बोली कि मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सावित्री देवी ने डायरी बंद की और चश्मा उतारते हुए पूछा कि हाँ बहू, बताओ क्या बात है। शिखा ने बिना किसी संकोच के कहा कि मम्मी जी, मुझे लगता है कि इस घर का इंटीरियर बहुत पुराना और आउटडेटेड हो गया है। ये भारी भरकम फर्नीचर और ये पुराने पर्दे अब अच्छे नहीं लगते। मेरे कई दोस्त घर आने वाले हैं, मुझे उनके सामने एम्बरेसमेंट फील होगी। मैं चाहती हूँ कि हम घर का पूरा रेनोवेशन करवाएं। सब कुछ मॉडर्न और क्लासी होना चाहिए। सावित्री देवी हैरान रह गई। जिस हवेली की नक्काशी और सजावट की तारीफ पूरा शहर करता था, वो शिखा को शर्मिंदा कर रही थी। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि बहू, ये चीजें हमारे दादा परदादा के जमाने की है, इनकी कीमत पैसों में नहीं आकी जा सकती। और रही बात दोस्तों की, तो जो लोग हमसे जुड़े हैं वे हमारे व्यवहार और आतिथ्य को देखते हैं, पर्दों और सोफों को नहीं। शिखा का चेहरा तमतमा गया। उसने तुनक कर कहा कि आप हमेशा इमोशनल बातें करने लगती है। जमाना बदल गया है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल गया है। अगर हम अपडेटेड नहीं रहेंगे तो लोग हमें पिछड़ा हुआ समझेंगे। और वैसे भी रमन ने कहा है कि मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली। उन्हें समझ आ रहा था कि शिखा के अंदर एक तरह का अहंकार है जो उसे ये मानने नहीं दे रहा कि वो अभी इस घर में नहीं है और उसे पहले यहाँ के तौर तरीकों को समझना चाहिए। उसने सीधे अपनी मन मर्जी थोपना शुरू कर दिया था। सावित्री देवी ने शांत स्वर में कहा कि बहू, बदलाव अच्छे होते हैं, लेकिन हर चीज को बदलने की जरूरत नहीं होती। अभी तुम नई आई हो, पहले घर को, यहाँ के लोगों को और यहाँ की जरूरतों को समझो, फिर हम मिल बैठकर तय करेंगे कि क्या बदलना है और क्या नहीं। शिखा ने यह सुना तो गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उस दिन उसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। शाम को जब रमन आया तो शिखा ने उसे क्या पट्टी पढ़ाई ये तो सावित्री देवी को नहीं पता था, लेकिन रात के खाने पर रमन का मूड उखड़ा उखड़ा सा था। रमन ने खाना खाते हुए कहा कि माँ, शिखा कह रही थी कि आप उसे घर में कुछ भी करने से रोकती है। वो इस घर को सजाना चाहती है, इसमें गलत क्या है? आप क्यों छोटी छोटी बातों पर रोक टोक करती है? सावित्री देवी के निवाले गले में अटक गए। जिस बेटे ने आज तक उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, वो आज अपनी पत्नी की एकतरफा बात सुनकर उनसे सवाल कर रहा था। सावित्री देवी ने पानी का घूंट भरा और कहा कि रमन,
मैंने उसे रोका नहीं, बस इतना कहा कि पहले घर को समझ ले। पुराने फर्नीचर को कबाड़ कहना और घर की व्यवस्था को पिछड़ा बताना, क्या ये सही सोच है? रमन ने झल्लाहट में कहा कि माँ, आप चीजों को बहुत दिल पे ले लेती है। वो नई है, उसे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। आप प्लीज उसे स्पेस दीजिए। और हाँ, रेनोवेशन के लिए मैंने उसे हक कह दिया है। कल से काम शुरू होगा। सावित्री देवी चुप हो गई। उन्हें महसूस हुआ कि उनके हाथ से धीरे धीरे कुछ फिसल रहा है। ये सिर्फ घर की सजावट बदलने की बात नहीं थी, ये उस सम्मान और अधिकार के बदलने की शुरुआत थी जो अब तक उनके पास था। वो समझ गई कि शिखा का स्वभाव सिर्फ आधुनिक होना नहीं है, बल्कि उसमें अपनी बात मनवाने की जिद्द और दूसरों की राय को खारिज करने का अहंकार है। और रमन, जो अब तक उनकी आंखों का तारा था, अब शिखा के प्रभाव में आकर सही और गलत का फर्क भूलने लगा था। उस रात सावित्री देवी को नींद नहीं आई। वो देर तक अपनी खिड़की से बाहर अंधेरे में देखती रही। उनके पल्लू से बंधा चाबियों का गुच्छा आज उन्हें बहुत भारी लग रहा था। उन्हें अपने पति की याद आ रही थी। वो सोच रही थी कि क्या उन्होंने रमन की परवरिश में कोई कमी छोड़ दी, या फिर वक्त का पहिया ही ऐसा है कि बड़ों को एक दिन किनारे होना ही पड़ता है। अगले दिन से घर का नक्शा बदलना शुरू हो गया। मजदूरों की आवाजें, तोड़ फोड़ का शोर और धूल मिट्टी से हवेली भर गई। पुराने एंटीक फर्नीचर को एक स्टोर रूम में ऐसे फिंकवा दिया गया जैसे वो कोई कचरा हो। शिखा पूरे घर में घूम घूम कर निर्देश दे रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा नशा था, हुकूमत का नशा। वो नौकरों को डांटती, पुरानी चीजों का मजाक उड़ाती और अपनी पसंद की महंगी और भड़कीली चीजें लगवाती। सावित्री देवी अपने कमरे तक सिमट कर रह गई। उन्हें अपने ही घर में बेगानापन महसूस होने लगा था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली तूफान तो तब आने वाला था जब शिखा की नजर घर की उस तिजोरी पर पड़ने वाली थी जिसकी चाबी अभी भी सावित्री देवी के पल्लू में बंधी थी। शिखा को यह बात खटक रही थी कि घर का हर छोटा बड़ा खर्चा उसे सास से मांगना पड़ता है या रमन से कहना पड़ता है। वो चाहती थी कि पैसों का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में हो। एक दिन शाम को जब रमन और शिखा ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे, सावित्री देवी वहां से गुजरी। शिखा ने रमन को कोहनी मारी और इशारे से कुछ कहा। रमन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए माँ को आवाज दी, माँ जरा यहाँ आइए, कुछ बात करनी है। सावित्री देवी रुकी और उनके पास जाकर बैठ गई। रमन ने भूमिका बनाते हुए कहा कि माँ, शिखा कह रही थी कि उसे घर चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है। उसे बार बार आपसे पैसे मांगने में शर्म आती है। अब वो इस घर की बहू है, तो क्या ये ठीक नहीं होगा कि घर खर्च की जिम्मेदारी अब वो संभाले? आप इस उम्र में क्यों हिसाब किताब के चक्कर में पड़ती हैं? सावित्री देवी ने शिखा की तरफ देखा। शिखा के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। वो बड़ी मासूमियत का नाटक करते हुए बोली कि हाँ मम्मी जी, आप रेस्ट कीजिए ना, मैं सब मैनेज कर लूंगी। आखिर कब तक मैं हर छोटी चीज के लिए आप पर डिपेंड रहूंगी? मुझे भी तो जिम्मेदारियां संभालनी आनी चाहिए। सावित्री देवी के लिए ये एक धर्म संकट था। उनका दिल कह रहा था कि अभी शिखा तैयार नहीं है, जिसमें बड़ों का आदर नहीं, जो पैसों की कद्र नहीं करती, उसे तिजोरी सौंपना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बेटे का आग्रह और घर की शांति का सवाल था। अगर वो मना करती तो संदेश जाता कि उन्हें अपनी बहू पर भरोसा नहीं है और वो सत्ता नहीं छोड़ना चाहती। सावित्री देवी ने एक पल के लिए अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोका। उन्होंने धीरे से अपने पल्लू की गांठ खोली और चाबियों का वो गुच्छा निकाला जो बरसों से उनके साथ था। वो गुच्छा जो उनके पति ने उन्हें सौंपा था। उनकी उंगलियां कांप रही थी। उन्होंने वो गुच्छा मेज पर रख दिया और कहा कि ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो यही सही। शिखा, ये सिर्फ चाबियां नहीं है, ये इस घर की साख है, इसे संभाल कर रखना। शिखा ने झपटते हुए वो गुच्छा उठा लिया जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने सरसरी तौर पर कहा कि थैंक यू मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब परफेक्टली हैंडल कर लूंगी। उस दिन चाबियों का गुच्छा सावित्री देवी के पल्लू से निकलकर शिखा के फैशनेबल हैंडबैग में चला गया। सावित्री देवी ने खुद को समझाया कि परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये त्याग, उनकी ये उदारता
इस घर के लिए सर्वनाश का पहला कदम साबित होगी। वो 2 लक्षण, अहंकार और अनादर, जो उन्होंने शिखा में देखे थे और नजरअंदाज किए थे, अब अपना रंग दिखाने वाले थे। चाबी हाथ में आते ही शिखा का असली खेल शुरू होने वाला था। घर अब घर नहीं, बल्कि उसकी मनमानियों का अखाड़ा बनने जा रहा था, और इसकी सबसे पहली कीमत इस घर की सुख शांति को चुकानी थी। चाबियां हाथ में आते ही शिखा का चाल चलन ऐसे बदल गया जैसे उसे कोई अलादीन का चिराग मिल गया हो। वो गुच्छा जो सावित्री देवी के पल्लू में बंधा रहता था और जिम्मेदारी का प्रतीक था, शिखा के हाथ में आते ही वो अहंकार का खिलौना बन गया। अब घर में वही होता जो शिखा चाहती। सुबह उठने का कोई समय नहीं था और रात को सोने का कोई ठिकाना नहीं। सबसे पहला बदलाव जो शिखा ने किया वो था घर की रसोई में। सावित्री देवी के समय में रसोई का एक बजट होता था। राशन वाला सालों से बंधा हुआ था, जो अच्छी क्वालिटी का सामान सही दाम पर घर पहुंचा देता था। लेकिन शिखा ने चाबी संभालते ही उस राशन वाले को मना कर दिया। उसका कहना था कि ये पुराने जमाने का तरीका है। अब घर में सारा सामान बड़े बड़े सुपरमार्केट से आने लगा या फिर ऑनलाइन मंगाया जाने लगा। दिक्कत ऑनलाइन मंगाने में नहीं थी, दिक्कत थी फिजूल खर्ची में। जिस दाल या चावल की जरूरत नहीं भी होती, वो भी बस इसलिए मंगा लिया जाता क्योंकि उस पर कोई ऑफर चल रहा होता था। डिब्बा बंद खाना, महंगे सॉस और विदेशी स्नैक से रसोई की अलमारियां भरने लगी। महाराज जी, जो पिछले 20 सालों से इस घर में खाना बना रहे थे, उन्हें अब हर बात पर टोका जाता। शिखा रसोई में आती और उन पर चिल्लाने लगती कि आप तेल ज्यादा डालते हैं, आप सब्जी ठीक से नहीं धोते, आपको प्रेजेंटेशन का कुछ पता नहीं है। बेचारे महाराज जी, जिन्होंने रमन को अपनी गोद में खिलाया था, अब अपनी ही रसोई में अपराधी की तरह खड़े रहते। सावित्री देवी ये सब देखती तो उनका दिल दुखता, लेकिन उन्होंने कसम खाई थी कि वो अब बीच में नहीं बोलेंगी। वो चुपचाप अपने कमरे में भगवान के सामने बैठ जाती और माला जपने लगती। घर का माहौल अब वो नहीं रहा था जो पहले था। पहले घर में एक सुकून था, एक ठहराव था। अब हर वक्त एक हड़बड़ी और दिखावे की होड़ मची रहती थी। शिखा ने घर के पुराने नौकरों को भी परेशान करना शुरू कर दिया था। वो बात बात पर उन्हें ये एहसास दिलाती कि अब मालकिन वह है। एक दिन की बात है, घर की पुरानी काम वाली बाई विमला काकी से सफाई करते वक्त एक महंगा फूलदान टूट गया। वो फूलदान शिखा ने ही अभी कुछ दिन पहले खरीदा था। कांच टूटने की आवाज सुनकर शिखा दौड़ती हुई आई। जब उसने देखा कि उसका पसंदीदा फूलदान चकनाचूर हो गया है, तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आव देखा न ताव विमला काकी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। विमला काकी हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। वो कह रही थी कि बहू जी, गलती हो गई, मेरी पगार से काट लेना। लेकिन शिखा का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उसने चिल्लाकर कहा कि तुम्हारी पगार है ही कितनी जो तुम इस एंटीक पीस की कीमत चुका पाओगी? तुम जैसे अनपढ़ और गंवार लोगों को ऐसे घरों में काम करने की तमीज ही नहीं होती। निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सावित्री देवी ने जब शोर सुना तो वो बाहर आई। विमला काकी को रोता देख और शिखा के कड़वे बोल सुनकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने दबी आवाज में कहा कि बहू, जाने दो, गलती हो गई उससे। वो बरसों से हमारे यहाँ काम कर रही है, हम उसे ऐसे नहीं निकाल सकते। शिखा ने झटके से सास की तरफ देखा और तल्खी से बोली कि मम्मी जी, आप बीच में मत बोलिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि घर की व्यवस्था अब मैं संभालूंगी। अगर हम इन नौकरों को सिर पर चढ़ाएंगे तो ये हमारे घर का कबाड़ा कर देंगे। इसे तो जाना ही होगा। सावित्री देवी सन्न रह गई। जिस घर में उन्होंने नौकरों को भी परिवार का हिस्सा माना था, आज वहां एक छोटी सी गलती पर किसी की रोजी रोटी छीनी जा रही थी। विमला काकी रोते रोते वहां से चली गई। उस दिन सावित्री देवी को पहली बार महसूस हुआ कि उन्होंने चाबी सौंपकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये सिर्फ चाबी नहीं थी, ये घर की दया और धर्म की रक्षा करने वाली ढाल थी जो अब हट चुकी थी। शिखा की मनमानी सिर्फ नौकरों तक सीमित नहीं थी, अब उसका असर रमन की जेब पर भी पड़ने लगा था। हर दूसरे दिन घर में कोई न कोई पार्टी होती।
शिखा की सहेलियां आती, घर में तेज संगीत बजता और बाहर से महंगा खाना ऑर्डर किया जाता। किटी पार्टी के नाम पर हजारों रुपए एक ही शाम में उड़ा दिए जाते। रमन जब शाम को थक हार कर घर आता तो उसे सुकून की जगह घर में मेहमानों की भीड़ और शोर मिलता। शुरू में तो रमन ने इसे शिखा की खुशी समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब महीने के आखिर में क्रेडिट कार्ड के बिल आने शुरू हुए तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक महीने का खर्चा उतना था जितना पहले 3 महीनों में होता था। एक रात जब सब मेहमान जा चुके थे, रमन ने हिम्मत करके शिखा से बात की। वो बिल हाथ में लिए हुए था। उसने नरमी से कहा कि शिखा, इस बार का खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है, हमें थोड़ा हाथ खींचकर चलना होगा। बिजनेस में भी अभी थोड़ा मंदी का दौर है, अगर हम ऐसे ही पैसे उड़ाते रहे तो आगे दिक्कत हो सकती है। शिखा, जो आईने के सामने अपने गहने उतार रही थी, रमन की बात सुनकर भड़क गई। उसने पलटकर कहा कि रमन, तुम कंजूस कब से हो गए? मैंने तो बस अपनी कुछ फ्रेंड्स को बुलाया था। क्या मैं इस घर की बहू होने के नाते अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकती? और तुम तो इतना कमाते हो, फिर ये रोक टोक क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? रमन बेचारा, वो शिखा से बहुत प्यार करता था और उसे नाराज नहीं करना चाहता था। शिखा ने बात को ऐसा घुमाया कि रमन को ही अपराधी महसूस होने लगा। उसने सोचा कि शायद वही ज्यादा सोच रहा है, नई शादी है, शिखा को थोड़ा शौक करने देना चाहिए। उसने बात वही खत्म कर दी और बिल चुका दिया। यही रमन की सबसे बड़ी गलती थी। अगर उसने उसी वक्त शिखा को रोक दिया होता तो शायद बात इतनी न बिगड़ती। लेकिन शिखा की भावनात्मक ब्लैकमेलिंग और उसके आंसुओं के आगे रमन कमजोर पड़ गया। उसे नहीं पता था कि उसकी ये चुप्पी शिखा के हौसले और बढ़ा देगी। धीरे धीरे शिखा ने रमन को उसके परिवार और रिश्तेदारों से भी दूर करना शुरू कर दिया। खन्ना परिवार में रिवाज था कि हर त्योहार पर बुआ और मामी के घर शगुन भेजा जाता था। रक्षाबंधन आने वाला था। सावित्री देवी ने शिखा को याद दिलाया कि बहू, रमन की बुआ के लिए साड़ियां और मिठाई भेजनी है, तुम बाजार जाकर पसंद कर लेना। शिखा ने टालमटोल करते हुए कहा कि मम्मी जी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, और वैसे भी आजकल कौन कुरियर से साड़ियां भेजता है, मैं ऑनलाइन कुछ कैश ट्रांसफर कर दूंगी, वो अपनी पसंद से ले लेंगी। सावित्री देवी ने समझाया कि बहू, पैसे भेजने में वो अपनापन नहीं होता जो तोहफा भेजने में होता है। ये रिश्ते निभाने का तरीका है। लेकिन शिखा ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मम्मी जी, आप प्लीज मुझे इमोशनल लेक्चर मत दीजिए, मेरे पास इन पुराने रीति रिवाजों के लिए वक्त नहीं है, मुझे शाम को क्लब जाना है। सावित्री देवी का मन मसोस कर रह गया। उन्होंने खुद रमन को फोन करके कहा कि बेटा, बुआ के लिए कुछ भिजवा देना। रमन ने जब शिखा से पूछा कि तुमने माँ का काम क्यों नहीं किया, तो शिखा ने रमन को ये पट्टी पढ़ा दी कि मम्मी जी तो बस मुझे नौकरानी समझती है, दिन भर काम बताती रहती है। रमन, जो अब पूरी तरह शिखा की बातों में आ चुका था, उसने अपनी माँ को ही समझाना शुरू कर दिया कि माँ, आप शिखा पर दबाव मत डाला करो, वो मॉडर्न ख्यालात की है, उसे ये सब पसंद नहीं। इस तरह घर में 2 गुट बन गए। एक तरफ सावित्री देवी, जो अपने ही घर में अकेली पड़ गई थी, और दूसरी तरफ शिखा, जो रमन को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। शिखा का अहंकार अब इतना बढ़ गया था कि उसे सही और गलत में कोई फर्क नजर नहीं आता था। उसे लगता था कि पैसा है तो सब कुछ खरीदा जा सकता है, रिश्ते भी और इज्जत भी। लेकिन वो ये भूल गई थी कि पैसा हाथ की मैल होता है और संस्कार पत्थर की लकीर। वो जिस डाल पर बैठी थी उसी को काट रही थी। घर की जमा पूंजी जो सावित्री देवी और उनके पति ने बूंद बूंद करके जोड़ी थी, अब पानी की तरह बह रही थी। एक शाम रमन घर जल्दी आ गया। उसे तेज सिरदर्द था। वो चाहता था कि घर आकर थोड़ा आराम करे, लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसे लगा कि वो किसी शॉपिंग मॉल में आ गया है। ड्राइंग रूम में ढेर सारे पैकेट खुले पड़े थे। सोफे पर नए कपड़े, जूते और बैग्स का अंबार लगा था। शिखा अपनी किसी दोस्त के साथ फोन पर बात कर रही थी और खिलखिला रही थी। रमन ने पूछा कि ये सब क्या है? शिखा ने फोन काटा और चहकते हुए बोली कि अरे रमन, देखो ना, मैंने अगले महीने की ट्रिप के लिए शॉपिंग की है, हम लोग यूरोप जा रहे हैं ना। रमन ने माथा पकड़ लिया। उसने हैरान होकर पूछा कि यूरोप?
लेकिन हमने तो ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था। और अभी मैंने तुम्हें बताया था कि बिजनेस में कैश फ्लो की दिक्कत है। शिखा का चेहरा उतर गया। उसने तुनक कर कहा कि तुम हमेशा रोना ही रोते रहते हो। मेरी सहेली अपने पति के साथ स्विट्जरलैंड जा रही है। मैंने उसे बोल दिया है कि हम भी आ रहे हैं। अब अगर हम नहीं गए तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। रमन ने समझाने की कोशिश की कि शिखा, इज्जत बाहर घूमने से नहीं, घर की स्थिति संभालने से बनती है। अभी हम ये खर्चा नहीं उठा सकते। लेकिन शिखा मानने को तैयार नहीं थी। उसने रोना धोना शुरू कर दिया, खाना नहीं खाया और कमरे में बंद हो गई। आखिरकार रमन को फिर झुकना पड़ा। उसने अपनी एक एफडी फिक्स डिपॉजिट तुड़वाई जो उसके पिता ने किसी मुश्किल वक्त के लिए करवाई थी, और शिखा की जिद पूरी करने के लिए ट्रिप की बुकिंग कर दी। सावित्री देवी को जब यह पता चला तो उन्हें बहुत गहरा धक्का लगा। वो जानती थी कि ये पैसा रमन के बिजनेस के लिए कितना जरूरी था, लेकिन अब उनके हाथ में न चाबी थी न फैसला लेने का हक। वो बस मूक दर्शक बनकर अपने घर की नींव को कमजोर होते देख रही थी। शिखा की जीत हुई थी, लेकिन ये जीत असल में उस खाई की तरफ एक और कदम थी जिसमें ये परिवार गिरने वाला था। अहंकार और जिद ने रमन की आंखों पर पट्टी बांध दी थी और शिखा को बेलगाम कर दिया था। लेकिन कुदरत का नियम है, अति का अंत निश्चित होता है, और खन्ना परिवार में ये अति अब अपनी सीमाएं लांघने लगी थी। यूरोप की यात्रा से लौटने के बाद रमन और शिखा के सोशल मीडिया अकाउंट्स तो बहुत चमक रहे थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति की चमक फीकी पड़ने लगी थी। शिखा ने वहां पानी की तरह पैसा बहाया था। महंगे ब्रांडेड कपड़े, घड़ियां और परफ्यूम, उसने वो सब कुछ खरीदा जो उसे वहां की दुकानों में पसंद आया। रमन हर बार कार्ड स्वाइप करते हुए एक सहरन महसूस करता था, क्योंकि वो जानता था कि ये पैसा उसके बिजनेस के लिए कितना जरूरी था। लेकिन शिखा की खुशी और उसके स्टेटस के आगे वह चुप रह जाता। जब वे वापस आए तो शिखा का उत्साह 7वें आसमान पर था। वो दिन भर फोन पर अपनी सहेलियों को ट्रिप के किस्से सुनाती और अपनी नई खरीदी हुई चीजें दिखाती। दूसरी तरफ रमन जब ऑफिस पहुंचा तो हकीकत ने उसे जोरदार तमाचा मारा। फैक्ट्री में कच्चे माल की सप्लाई के लिए भुगतान करना था और रमन के पास लिक्विड कैश की भारी कमी थी। जिस एफडी को उसने तोड़ा था वो इसी मुसीबत के वक्त के लिए थी। रमन के पुराने मुनीम जी ने जब खातों की स्थिति देखी तो उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बेटा, बाजार में मंदी है और हमारी उधारी बढ़ती जा रही है। हमें हाथ रोककर चलना होगा, वरना सप्लायर्स माल देना बंद कर देंगे। रमन सिर पकड़कर बैठ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब पछताने से कुछ होने वाला नहीं था। उसे तुरंत पैसों का इंतजाम करना था। शाम को रमन थका हारा घर पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि घर पर उसे थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ उसने देखा कि शिखा फोन पर कैटरिंग वाले से बात कर रही थी। वो एक शानदार वेलकम बैक पार्टी प्लान कर रही थी। शिखा ने रमन को देखते ही उत्साह से कहा कि रमन, मैंने इस शनिवार को एक ग्रैंड पार्टी रखी है। हम अपनी यूरोप ट्रिप को सेलिब्रेट करेंगे और सबको दिखाएंगे कि हम वहां कैसे रहें। मेरी सारी फ्रेंड्स और तुम्हारे बिजनेस पार्टनर्स सब आएंगे। ये शहर की सबसे चर्चित पार्टी होगी। रमन का सब्र जवाब दे गया। उसने अपना बैग सोफे पर पटकते हुए कहा कि शिखा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम अभी इतना खर्च करके आए हैं और तुम्हें फिर से पार्टी सूझ रही है? तुम्हें पता है ऑफिस में क्या हालत है? मेरे पास सप्लायर्स को देने के लिए पैसे नहीं है और तुम यहाँ जश्न मनाना चाहती हो। शिखा का चेहरा तमतमा गया। उसने फोन काटा और रमन के सामने खड़ी हो गई। उसने तीखे स्वर में कहा कि तुम हमेशा ऑफिस का रोना लेकर क्यों बैठ जाते हो? मेरे दोस्तों को पता है कि हम यूरोप गए थे। अगर हम पार्टी नहीं देंगे तो वे क्या सोचेंगे? वे सोचेंगे कि खन्ना परिवार बस नाम का अमीर है। मुझे अपनी नाक नहीं कटवानी। सावित्री देवी, जो अपने कमरे में बैठी थी, रमन की ऊंची आवाज सुनकर बाहर आई। उन्होंने देखा कि दोनों के बीच बहस बढ़ रही है। सावित्री देवी ने रमन को शांत करने की कोशिश की और कहा कि बेटा, गुस्सा मत कर, ठंडे दिमाग से बात कर। लेकिन शिखा ने सास को देखते ही अपना निशाना उन पर साध दिया। वो बोली कि मम्मी जी, ये सब आपकी वजह से है। आपने रमन को हमेशा डरा कर रखा है। पैसा कमाने का क्या फायदा अगर
हम उसे एंजॉय न कर सके? आप तो चाहती ही नहीं कि हम खुश रहें। रमन ने शिखा को डांटने की बजाय अपनी माँ से ही कहा कि माँ, आप प्लीज अंदर जाइए, मैं हैंडल कर लूंगा। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि अब इस घर में उनकी सलाह की कोई कीमत नहीं बची है। वो चुपचाप अंदर चली गई। रमन ने शिखा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिखा ने साफ कह दिया कि अगर ये पार्टी नहीं हुई तो वो अपने मायके चली जाएगी और सबको बताएगी कि रमन उसे खुश नहीं रख सकता। रमन फिर से अपनी पत्नी की जिद और समाज में बदनामी के डर से हार गया। उसने ऑफिस के लिए जो पैसा थोड़ा बहुत बचाकर रखा था वो इस पार्टी में झोंक दिया। पार्टी बहुत धूमधाम से हुई। शहर के नामी गिरामी लोग आए। शराब और कबाब का दौर चला। शिखा अपनी नई ड्रेस और हीरो के सेट में चमक रही थी। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था और वो गर्व से फूली नहीं समा रही थी। लेकिन रमन के चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी। वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसे हर मेहमान में अपना कर्जदार नजर आ रहा था। उस रात हजारों रुपए धुए और दिखावे में उड़ गए। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब चले गए तो घर में सन्नाटा पसर गया। बिखरा हुआ खाना, झूठी प्लेटें और खाली बोतलें, ये सब उस बर्बादी का मंजर था जो धीरे धीरे इस घर को निगल रहा था। अगले कुछ हफ्तों में स्थिति और खराब होती गई। रमन को बिजनेस चलाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। चूंकि घर का पैसा खत्म हो चुका था, उसने बाजार से ब्याज पर पैसा उठाने का फैसला किया। ये एक दलदल था जिसमें एक बार फंसने के बाद निकलना मुश्किल होता है। रमन ने सोचा कि जैसे ही कोई बड़ा ऑर्डर आएगा वो पैसा चुका देगा। उसने ये बात घर में किसी को नहीं बताई, न शिखा को और न ही अपनी माँ को। शिखा को लगता था कि रमन के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसने कभी उसे ना नहीं कहा था। शिखा की मांगे अब और बढ़ने लगी थी। उसे अब अपनी कार पुरानी लगने लगी थी। उसने रमन से कहा कि उसे एक नई एसयूवी चाहिए। जब रमन ने मना किया तो घर में फिर से क्लेश शुरू हो गया। शिखा का व्यवहार रमन के प्रति रूखा होने लगा। वो बात बात पर उसे ताने देती कि तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो या कोई कंजूस दुकानदार। मेरे पापा ने तो मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। घर का माहौल इतना जहरीला हो गया था कि रमन को घर आने में डर लगने लगा था। वो देर रात तक ऑफिस में बैठा रहता या दोस्तों के साथ बाहर रहता। इसी बीच घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगभग बंद हो गया था। पहले रमन की बुआ, मामा और मौसी अक्सर आते थे। घर खुशियों से भरा रहता था, लेकिन शिखा के व्यवहार ने सबको दूर कर दिया था। जब भी कोई रिश्तेदार आता, शिखा या तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती या फिर उनसे इतनी रूखाई से बात करती कि उन्हें अपमानित महसूस होता। वो अक्सर कहती कि मम्मी जी, आपके रिश्तेदार बहुत शोर मचाते हैं, मुझे डिस्टरबेंस होता है। धीरे धीरे सबने खन्ना निवास आना बंद कर दिया। सावित्री देवी को अब अपने ही घर में कैद जैसा महसूस होता। उनके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं था। वो अक्सर पुरानी फोटो एल्बम लेकर बैठी रहती और उन दिनों को याद करती जब ये घर प्यार से भरा हुआ था। एक दिन सावित्री देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें घबराहट हो रही थी और बीपी बढ़ गया था। रमन ऑफिस में था। नौकर ने शिखा को बताया कि माताजी की तबीयत ठीक नहीं है। शिखा उस वक्त अपने दोस्तों के साथ फोन पर गप्पे मार रही थी। उसने लापरवाही से कहा कि अरे, इनका तो रोज का ड्रामा है, बुढ़ापे में ऐसा होता ही है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। उसने न डॉक्टर को बुलाया और न ही रमन को फोन किया। शाम को जब रमन घर आया और उसने मां को बिस्तर पर कराहते हुए देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत डॉक्टर को बुलाने भागा। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उन्हें हल्का हार्ट अटैक आया था। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। रमन ने गुस्से में शिखा की तरफ देखा। शिखा ने कंधे उचकाते हुए कहा कि मुझे क्या पता था कि सीरियस है। मम्मी जी तो अक्सर बीमार रहने का नाटक करती है ताकि आपका ध्यान खींच सके। रमन का हाथ उठते उठते रह गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। पहली बार उसे शिखा से नफरत महसूस हुई, लेकिन वो इतना कमजोर हो चुका था कि वो अब भी कोई कड़ा फैसला नहीं ले पा रहा था। उसका आत्मविश्वास कर्ज और क्लेश के बोझ तले दब चुका था। इस घटना के बाद सावित्री देवी एकदम चुप हो गई। उन्होंने समझ लिया था
कि इस घर में अब उनकी जान की भी कोई कीमत नहीं है। उन्होंने रमन से कहा कि बेटा, मुझे हरिद्वार छोड़ आ, मैं अब वही किसी आश्रम में रहूंगी, यहां मेरा दम घुटता है। रमन रो पड़ा। उसने मां के पैर पकड़ लिए और कहा कि मां, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं शिखा को समझाऊंगा। सावित्री देवी ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उनकी आंखों में अब उम्मीद नहीं बची थी। वो जानती थी कि विनाश के बीज बोए जा चुके हैं और अब फसल कटने का वक्त आ रहा है। रमन ने मां को तो रोक लिया, लेकिन वो समस्याओं को नहीं रोक पाया। बाजार से लिया गया कर्ज का ब्याज बढ़ता जा रहा था। लेनदार अब फोन करके तकादा करने लगे थे। रमन एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेने लगा। वो एक चक्रव्यूह में फंस गया था। दूसरी तरफ शिखा को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वो अपनी ही दुनिया में मगन थी। उसने घर के स्टाफ को भी पूरी तरह बदल दिया था। अब नए स्टाफ को सिर्फ शिखा की जी हजूरी करनी होती थी। घर की पुरानी परंपराएं, पूजा पाठ सब बंद हो चुका था। मंदिर में धूल जमने लगी थी, क्योंकि सावित्री देवी अब बीमार रहने लगी थी और शिखा को अगरबत्ती के धुएं से एलर्जी थी। एक दिन रमन के पास बैंक से नोटिस आया। उसके घर के कागजात, जो उसने एक बड़े लोन के लिए गिरवी रखे थे, ये बात उसने शिखा और मां दोनों से छिपाई थी, अब खतरे में थे। अगर उसने अगले महीने तक किस्त नहीं चुकाई तो बैंक कार्रवाई शुरू कर सकता था। रमन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे शिखा को सच्चाई बतानी ही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद मुसीबत के वक्त शिखा उसका साथ देगी, शायद वो समझेगी और अपने खर्चे कम करेगी। रात को खाने की मेज पर सन्नाटा था, सिर्फ चमचों की आवाज आ रही थी। रमन ने हिम्मत जुटाई और कहा कि शिखा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। शिखा ने फोन से नजर हटाए बिना पूछा कि क्या है। रमन ने कांपती आवाज में कहा कि बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है, मेरे ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, बैंक ने घर कुर्क करने का नोटिस भेजा है, हमें अपने खर्चे एकदम बंद करने होंगे और शायद हमें ये घर भी बेचना पड़े। शिखा के हाथ से चम्मच छूट गया। उसने अविश्वास से रमन की तरफ देखा। उसे रमन के दुख से ज्यादा अपनी सुविधाओं के छिन जाने का डर लगा। वो चिल्लाई कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, घर बेचना पड़ेगा, मेरी ज्वेलरी, मेरी कार, मेरी लाइफस्टाइल का क्या होगा, तुमने बिजनेस डुबो दिया, तुम इतने नाकारा कैसे हो सकते हो। बजाय इसके कि वो रमन को ढांढस बंधाती, उसने रमन पर ही आरोपों की झड़ी लगा दी। उसने कहा कि तुमने मुझे धोखे में रखा, मैंने तो सोचा था कि मैंने एक रईस खानदान में शादी की है, मुझे क्या पता था कि तुम कंगाल हो जाओगे। सावित्री देवी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उन्हें वह दिन याद आ गया जब उन्होंने शिखा को चाबी सौंपी थी। उन्हें अपने पति की वो बात याद आई, घर की लक्ष्मी अगर समझदार हो तो रंग को राजा बना देती है और अगर नासंभ हो तो राजा को रंग। आज उनका बेटा रंग बनने की कगार पर खड़ा था और उसकी पत्नी, जिसे उसका संबल बनना चाहिए था, वो उसकी सबसे बड़ी आलोचक बन गई थी। उस रात खन्ना निवास में किसी ने खाना नहीं खाया, लेकिन ये तो सिर्फ आने वाले तूफान की आहट थी। सर्वनाश का असली रूप तो अभी सामने आना बाकी था, जब कर्जदार दरवाजे पर दस्तक देने वाले थे और घर की इज्जत सरेआम नीलाम होने वाली थी। रमन के उस कबूलनामे के बाद घर में जो सन्नाटा छाया, वो किसी तूफान से पहले की शांति जैसा नहीं था, बल्कि वो एक श्मशान की खामोशी जैसा था। उस रात के बाद से शिखा का रवैया पूरी तरह बदल गया। अगर वो एक समझदार पत्नी होती तो शायद वह इस मुश्किल वक्त में अपने पति का संबल बनती, अपने खर्चे कम करती और रमन को ढांढस बंधाती कि हम मिलकर इस मुसीबत से निकल जाएंगे। लेकिन शिखा के अंदर न तो वो संस्कार थे और न ही वो प्रेम। उसके लिए रमन सिर्फ एक एटीएम मशीन था, और अब जब मशीन ने पैसे उगलना बंद कर दिया था तो उसे रमन बेकार लगने लगा था। अगले दिन सुबह रमन जल्दी उठकर वकीलों और बैंक के चक्कर काटने चला गया। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह घर को नीलामी से बचाया जा सके। घर पर सावित्री देवी और शिखा अकेली थी। सावित्री देवी अपने कमरे में बैठी माला जप रही थी। उनका मन बहुत घबरा रहा था। तभी उन्हें शिखा के कमरे से खटर पटर की आवाजें सुनाई दी। वो धीरे धीरे चलकर शिखा के कमरे की तरफ गई। दरवाजा आधा खुला था। अंदर का नजारा देखकर
सावित्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिखा अपनी अलमारी और लॉकर खोलकर बैठी थी। बिस्तर पर गहनों के डिब्बे खुले पड़े थे। ये वही लॉकर था जिसकी चाबी सावित्री देवी ने शिखा को सौंपी थी। शिखा बड़ी तेजी से सारे गहने, चाहे वो उसके खुद के हों या खानदानी पुश्तैनी जेवर जो सावित्री देवी ने उसे दिए थे, सबको एक बड़े बैग में भर रही थी। सावित्री देवी ने कांपती आवाज में पूछा कि बहू, ये तुम क्या कर रही हो? सारे गहने कहाँ ले जा रही हो? शिखा ने पलटकर सास को देखा। उसकी आंखों में शर्म नहीं बल्कि एक डर और लालच था। उसने रूखाई से कहा कि मम्मी जी, रमन ने तो सब डुबो दिया है। बैंक वाले कभी भी घर सील करने आ सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी और मेरे परिवार की दी हुई चीजों पर बैंक का कब्जा हो। मैं अपनी ज्वेलरी लॉकर से निकालकर अपनी मम्मी के घर सुरक्षित रखने जा रही हूँ। सावित्री देवी ने आगे बढ़कर कहा कि लेकिन बहू, इसमें तो मेरे और रमन की दादी के भी कंगन हैं। उन्हें तो छोड़ दे। मुसीबत के वक्त यही तो काम आएंगे। शायद इन्हें गिरवी रखकर हम कुछ वक्त मांग सके। शिखा ने झटके से बैग की चेन बंद की और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो चिल्लाई कि अब इस पर आपका कोई हक नहीं है। ये सब मेरा स्त्रीधन है। जब आपका बेटा मुझे ऐश नहीं करा सकता तो कम से कम मेरा भविष्य तो सुरक्षित होना चाहिए। मैं अपना सोना किसी भी कीमत पर रमन के कर्जों के लिए नहीं दूंगी। सावित्री देवी अवाक रह गई। जिस घर की इज्जत बचाने के लिए रमन दर दर की ठोकरें खा रहा था, उसी घर की बहू घर की नींव खोदकर अपना हिस्सा बचा रही थी। शिखा ने उसी वक्त ड्राइवर को बुलाया और बैग लेकर अपनी मां के घर चली गई। सावित्री देवी दरवाजे की चौखट पकड़कर रोती रही। उन्हें वह पल याद आ रहा था जब उन्होंने सोचा था कि बहू घर को जोड़ेगी। आज वही बहू घर को लूट कर ले जा रही थी। दोपहर को रमन घर लौटा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसे कहीं से कोई उम्मीद नहीं मिली थी। जब उसे पता चला कि शिखा सारे गहने लेकर मायके चली गई है तो वो सोफे पर गिर पड़ा। उसने सिर पकड़ लिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पत्नी के लिए उसने अपनी एफडी तोड़ी, कर्ज लिया और अपने उसूलों से समझौता किया, वो उसे डूबता देख सबसे पहले नाव छोड़कर भाग गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली तमाशा तो शाम को होने वाला था। शाम के करीब 5 बजे होंगे। अचानक हवेली के गेट पर जोर जोर से शोर होने लगा। गंदी गालियां और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। रमन और सावित्री देवी घबराकर बाहर आए। गेट पर 4-5 हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे। ये वो प्राइवेट मनी लेंडर्स, साहूकार के गुर्गे थे जिनसे रमन ने ब्याज पर पैसा उठाया था। वे गेट को जोर जोर से पीट रहे थे और रमन का नाम लेकर गालियां बक रहे थे। रमन, बाहर निकल, हमारा पैसा दे वरना आज तेरे घर की ईंट से ईंट बजा देंगे। आस पड़ोस के लोग जो कभी खन्ना परिवार की शानो शौकत से जलते थे, आज तमाशा देखने के लिए अपनी छतों और बालकनियों पर जमा हो गए थे। खन्ना परिवार की इज्जत जो दशकों से बनी हुई थी, आज सड़क पर तार तार हो रही थी। रमन हाथ जोड़कर गेट तक गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि भाई साहब, आप लोग शोर मत मचाइए, मेरी बात सुनिए। मैं जल्द ही पैसों का इंतजाम कर रहा हूं। मुझे बस 1 हफ्ते का समय दे दीजिए। उनमें से एक गुंडे ने रमन का कॉलर पकड़ लिया और उसे धक्का दिया। रमन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। गुंडे ने थूकते हुए कहा कि अबे हफ्ते का समय तो बहुत पहले खत्म हो गया। आज या तो पैसा दे या फिर इस घर पर हम कब्जा कर लेंगे। सावित्री देवी अपने बेटे को गिरता देख दौड़ी आई। उन्होंने रोते हुए कहा कि भैया, ऐसा मत करो, मेरे बेटे को मत मारो। हम तुम्हारा एक एक पैसा चुका देंगे। लेकिन उन लोगों को कोई दया नहीं आई। उन्होंने सावित्री देवी को भी धक्का दे दिया। तभी एक लग्जरी कार वहां आकर रुकी। उसमें से शिखा और उसके माता पिता उतरे। रमन को लगा कि शायद शिखा मदद लेकर आई है। शायद उसके पिता, जो एक रसूखदार अफसर थे, इन गुंडों को भगा देंगे। रमन की आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी। शिखा के पिता ने गुंडों को देखकर रौब झाड़ा और कहा कि ये क्या बदतमीजी है, जानते नहीं मैं कौन हूं, पुलिस बुला लूंगा। गुंडे थोड़ा ठिठके, लेकिन उनमें से जो लीडर था वो हंसा और बोला कि साहब, पुलिस बुलाने से पहले अपने दामाद के कारनामे पूछ लो। इसने बाजार से इतना पैसा उठाया है कि तुम्हारी ये कार
और ये बंगला सब बिक जाएगा तो भी पूरा नहीं होगा। हम अपना पैसा लिए बिना नहीं जाएंगे। शिखा के पिता ने रमन की तरफ देखा। उनकी आंखों में मदद नहीं बल्कि घृणा थी। उन्होंने रमन से पूछा कि रमन, क्या ये सच कह रहे हैं? रमन ने नजरें झुका ली। ये उसकी खामोश स्वीकृति थी। ये देखते ही शिखा का असली रूप सबके सामने आ गया। वो रमन के पास जाने के बजाय अपने पिता के पीछे खड़ी हो गई और चिल्लाई कि पापा, मैंने कहा था ना, इसने मुझे धोखे में रखा है। ये कंगाल हो चुका है। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शिखा की माँ, जो हमेशा मीठी मीठी बातें करती थी, अब जहर उगलने लगी। उन्होंने सावित्री देवी की तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि हमने अपनी फूलों जैसी बेटी तुम्हें दी थी और तुमने उसे इन गुंडों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बड़े रईस बनते फिरते थे, असलियत में तो तुम लोग भिखारी निकले। सावित्री देवी ने हाथ जोड़कर कहा कि समधन जी, वक्त खराब है लेकिन हम बेईमान नहीं हैं। रमन की नीयत साफ है। आप लोग इस वक्त साथ देने के बजाय तमाशा क्यों बना रहे हैं? शिखा के पिता ने तल्खी से कहा कि साथ? किस बात का साथ? हम अपनी बेटी को इस डूबते जहाज में नहीं छोड़ सकते। हम उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। और हाँ रमन, अगर तुमने शिखा को परेशान करने की कोशिश की या उसे वापस बुलाने के लिए फोन किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ दहेज प्रताड़ना और धोखाधड़ी का केस कर दूंगा। इतना कहकर उन्होंने शिखा का हाथ पकड़ा। शिखा ने एक बार भी मुड़कर रमन की तरफ नहीं देखा। वो बिना किसी अफसोस के अपने माता पिता के साथ कार में बैठ गई। गुंडे ये सब देख रहे थे। उन्हें भी समझ आ गया कि अब इस परिवार के पास कुछ नहीं बचा है। उनकी इज्जत तो पहले ही मिट्टी में मिल चुकी थी, अब रिश्ते भी टूट गए थे। गुंडों के लीडर ने रमन को चेतावनी देते हुए कहा कि देख लिया, तेरी बीवी भी तुझे छोड़कर भाग गई। अब तेरे पास 24 घंटे हैं। कल शाम तक अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो हम इस घर का सामान बाहर फेंक देंगे और ताला लगा देंगे। ये कहकर वे लोग चले गए। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी, लेकिन लोग जाते जाते बातें बना रहे थे। अरे देखा, दीनानाथ जी का बेटा कैसा निकला। बीवी भी भाग गई। बड़े घर की बड़ी बातें। रमन और सावित्री देवी गेट के पास वैसे ही खड़े रह गए। हवेली का वो विशाल गेट जो कभी स्वागत के लिए खुलता था, आज उन्हें खाने को दौड़ रहा था। रमन पूरी तरह टूट चुका था, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से। जिस शिखा के लिए उसने अपनी मां की बात नहीं मानी, अपने खानदानी उसूल तोड़े, आज वही शिखा उसे सड़क पर बेइज्जत होते देख मुंह मोड़कर चली गई। रात को घर में अंधेरा था। बिजली का बिल जमा न होने के कारण कनेक्शन कटने की नौबत आ गई थी, लेकिन अभी बिजली थी। फिर भी रमन ने बत्तियां नहीं जलाई। वो ड्राइंग रूम के फर्श पर बैठा था। सावित्री देवी एक मोमबत्ती जलाकर लाई और उसके पास रख दी। उन्होंने रमन के सिर पर हाथ रखा। रमन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने मां की गोद में सिर रख दिया और बच्चों की तरह रोने लगा। मां, मैं हार गया। मैंने सब बर्बाद कर दिया। आप सही थी मां। वो चाबी मुझे उसे नहीं देनी चाहिए थी। उसने सिर्फ तिजोरी खाली नहीं की, उसने मेरा भरोसा, मेरा प्यार, मेरा आत्मसम्मान सब खाली कर दिया। सावित्री देवी के पास कहने को शब्द नहीं थे। वो जानती थी कि अब मैंने तो कहा था, कहने का कोई अर्थ नहीं है। नुकसान हो चुका था, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा डर बाकी था। कल शाम तक का अल्टीमेटम। घर बिकने की कगार पर था और सबसे दुखद बात यह थी कि जिस घर को बचाने के लिए रमन ने ये सारा कर्ज लिया था, शिखा की मांगों को पूरा करने के लिए, अब न वो शिखा रही और न ही घर बचने की उम्मीद। उस रात रमन को नींद नहीं आई। वो पूरी रात घर के हर कोने को देखता रहा। वो दीवारें जहां उसका बचपन बीता था, वो आंगन जहां उसके पिता टहलते थे, सब कुछ उसके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा था। शिखा तो अपना भविष्य सुरक्षित करके चली गई थी, लेकिन रमन का वर्तमान और भविष्य दोनों अंधकार में थे। अहंकार और स्वार्थ की उस आंधी ने, जिसे शिखा अपने साथ लाई थी, खन्ना परिवार के वटवृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया था। अब बस तने का गिरना बाकी था। सूरज की पहली किरण हवेली के आंगन में उतरी, लेकिन आज उसमें वो पुरानी चमक नहीं थी। आज वो किरण विदाई का संदेश लेकर आई थी। वो 24 घंटे का अल्टीमेटम जो गुंडों ने दिया था, रमन के लिए फांसी के फंदे जैसा था।
उसने रात भर अपने उन तमाम दोस्तों को फोन किया जो उसकी पार्टियों में महंगी शराब पीते थे और कस्में खाते थे कि भाई एक आवाज देना, जान हाजिर है। लेकिन आज जब रमन की जान पर बनाई थी तो किसी का फोन नहीं उठा। कईयों ने नंबर ब्लॉक कर दिया था और जिन एक दो लोगों ने फोन उठाया भी, उन्होंने रमन की आवाज सुनते ही रॉन्ग नंबर कहकर काट दिया। रमन को समझ आ गया कि पैसे के साथ ही रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। शिखा तो गई थी, दुनियादारी का भ्रम भी टूट गया था। दोपहर होते होते रमन पूरी तरह हार मान चुका था। उसने मां के पास जाकर सिर झुका लिया और बोला कि मां, अब कोई रास्ता नहीं है। अगर हम घर खाली नहीं करेंगे तो वे लोग हमें मार डालेंगे और बेइज्जत करेंगे। सावित्री देवी ने पूरी रात नहीं सोई थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। ये शांति उस तूफानी समुद्र जैसी थी जो तबाही के बाद शांत हो जाता है। उन्होंने रमन के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, मकान ईंट पत्थर का होता है और घर अपनों से बनता है। अगर हमारे सिर पर छत नहीं रही तो भी हम जी लेंगे, लेकिन अगर कर्ज का दाग लेकर मरे तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस हवेली को बेच दे, उन गुंडों का मुंह पैसों से बंद कर दे। हमें अपनी इज्जत बचानी है, दीवारें नहीं। रमन का दिल छलनी हो गया। जिस हवेली को उसके पिता ने खून पसीने से बनाया था, उसे आज कौड़ियों के दाम बेचना पड़ रहा था। लेकिन सावित्री देवी का फैसला अटल था। उन्होंने तुरंत शहर के एक प्रॉपर्टी डीलर को बुलवाया। हवेली की कीमत करोड़ों में थी, लेकिन रमन की मजबूरी और बाजार में फैली बदनामी की वजह से डीलर ने बहुत कम दाम लगाए। रमन के पास मोलभाव करने का वक्त नहीं था। सौदा तय हो गया। जो पैसा मिला उससे साहूकारों का एक एक रुपया मैं ब्याज के चुकाया गया। बैंक का लोन सेटल किया गया। शाम होते होते खन्ना परिवार कर्ज मुक्त हो गया था, लेकिन वो गृह मुक्त भी हो चुका था। उनके पास अब अपना कहने को कोई छत नहीं थी। शाम का सूरज ढल रहा था। हवेली खाली करने का वक्त आ गया था। सावित्री देवी ने अपने कपड़ों की एक छोटी सी गठरी बांधी। उन्होंने न कोई जेवर लिया, क्योंकि वो तो शिखा ले जा चुकी थी, न कोई कीमती सामान। उन्होंने बस पूजा के मंदिर से अपने लड्डू गोपाल की मूर्ति उठाई और अपने पति की एक तस्वीर। रमन ने अपने कुछ कपड़े और जरूरी कागज एक बैग में डाले। जब वे दोनों मुख्य द्वार की तरफ बढ़े तो रमन के कदम भारी हो गए। वो हर कमरे को, हर दीवार को ऐसे देख रहा था जैसे उनसे माफी मांग रहा हो। उसकी नजर उस झूमर पर पड़ी जो शिखा ने लगवाया था, उन पर्दों पर जो शिखा की पसंद के थे। ये सब अब यही रह जाने वाला था। शिखा की जिद ने इस घर को सजाने के नाम पर खोखला कर दिया था और अब ये घर किसी और का हो चुका था। सावित्री देवी ने दरवाजे पर लगी नेम प्लेट को देखा, जिस पर खन्ना निवास लिखा था। उनकी आंखों से एक बूंद आंसू गिरा, लेकिन उन्होंने उसे पोंछ लिया। उन्होंने रमन का हाथ कसकर पकड़ा और कहा कि चल बेटा, पीछे मुड़कर मत देख। जो चला गया वो हमारा था ही नहीं। वे दोनों हवेली से बाहर निकले। गेट के बाहर कोई गाड़ी उनका इंतजार नहीं कर रही थी। उन्हें पैदल ही जाना था। जिस गेट से कभी शिखा डोली में बैठकर आई थी और कारों का काफिला निकलता था, आज उसी गेट से रमन और उसकी मां पैदल सिर झुकाए एक अनजानी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। पड़ोसी जो कल तमाशा देख रहे थे, आज भी खामोश खड़े थे। किसी ने उन्हें रोकने या पानी पूछने की भी हिम्मत नहीं की। गिरते हुए को सब देखते हैं, संभालता कोई नहीं। वे शहर के एक गरीब इलाके में पहुंचे, जहां रमन ने जल्दबाजी में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था। वो एक तंग गली में बना हुआ पुराना मकान था। एक ही कमरे में रसोई थी और उसी में सोने की जगह। छत से प्लास्टर झड़ रहा था और पास के नाले से बदबू आ रही थी। हवेली के मखमली बिस्तरों पर सोने वाले रमन के लिए ये नरक जैसा था। उसने कमरे का दरवाजा खोला और मां की तरफ देखा। उसे शर्म आ रही थी। उसने कहा कि मां, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें महलों की रानी बनाकर रखना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें यहां लाकर पटक दिया। सावित्री देवी ने कमरे में कदम रखा। उन्होंने सबसे पहले एक कोने को साफ किया और वहां लड्डू गोपाल को स्थापित किया। फिर उन्होंने रमन की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, जगह छोटी है लेकिन कम से कम अपनी है। यहाँ कोई कर्जदार दरवाजा नहीं खटखटाएगा।
यहाँ कोई झूठा दिखावा नहीं होगा। आज मुझे बहुत सुकून की नींद आएगी। उनकी बातों ने रमन को अंदर तक झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी माँ कितनी मजबूत है। जिस परिस्थिति में वो टूट कर बिखर गया था, उसकी माँ ने उसे स्वीकार कर लिया था। अगले कुछ दिन बहुत संघर्ष भरे बीते। रमन, जो कभी ऐसी केबिन में बैठकर हुकुम चलाता था, अब नौकरी की तलाश में धक्के खा रहा था। उसकी पुरानी साख खराब हो चुकी थी, इसलिए कोई बड़ी कंपनी उसे रखने को तैयार नहीं थी। आखिरकार उसे एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी में सेल्समैन की नौकरी मिली। काम मुश्किल था, धूप में घूमना पड़ता था और तनख्वाह इतनी थी कि बस 2 वक्त की रोटी और कमरे का किराया निकल सके। लेकिन रमन ने शिकायत नहीं की। उसे अब पैसे की असली कीमत समझ आ गई थी। वो जो पहले हजारों रुपए एक शाम में उड़ा देता था, अब 10 रुपए की सब्जी खरीदते वक्त भी मोलभाव करता था। दूसरी तरफ शिखा की खबरें उन तक पहुंच ही जाती थी। पता चला कि शिखा ने रमन को तलाक का नोटिस भेज दिया है। इतना ही नहीं, उसने रमन पर मानसिक प्रताड़ना का झूठा आरोप भी लगाया था ताकि वो मोटी एलिमनी, गुजारा भत्ता मांग सके। जब रमन को कोर्ट का नोटिस मिला तो वो हताश हो गया। उसने मां को बताया कि मां, शिखा ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब वो मेरी बची खुची जान भी लेना चाहती है। मेरे पास उसे देने के लिए अब क्या बचा है? सावित्री देवी ने शांत भाव से कहा कि बेटा, उसे जो करना है करने दे। सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जिसके पास चरित्र है उसके पास सब कुछ है, और शिखा के पास सिर्फ लालच है। तू चिंता मत कर, कोर्ट में जाकर सच बोल देना। और याद रख, जो औरत पति के बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ दे और फिर भी उसे नोचना चाहे, उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। दिन, हफ्ते और महीने बीते। रमन और सावित्री देवी अपनी नई छोटी सी दुनिया में ढलने लगे। रमन सुबह टिफिन लेकर काम पर निकलता और शाम को घर आता। सावित्री देवी घर में सिलाई का छोटा मोटा काम करने लगी थी ताकि घर खर्च में मदद हो सके। हवेली की मालकिन अब दूसरों के कपड़े सिल रही थी, लेकिन उन्हें इसमें कोई शर्म नहीं थी। वो खुश थी कि उनकी कमाई ईमानदारी की है। शाम को जब दोनों साथ बैठकर दाल रोटी खाते तो उसमें वो स्वाद होता था जो हवेली की पार्टियों के पिज्जा बर्गर में कभी नहीं मिला। वे बातें करते, हंसते और एक दूसरे का सहारा बनते। दुख ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया था। एक दिन रमन काम से लौट रहा था कि उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। ये वही दोस्त था जिसने शिखा की पार्टी में खूब तारीफें की थी। उसने रमन को देखकर मुंह फेरने की कोशिश की, लेकिन फिर रुक गया। उसने झिझकते हुए बताया कि रमन, तूने सुना? शिखा ने दूसरी शादी कर ली है। रमन चौंक गया। इतनी जल्दी? दोस्त ने बताया कि हाँ, उसने किसी अमीर बिजनेसमैन को फंसा लिया है। वो तो तुझे छोड़ने के प्लान पहले से ही बना रही थी। और सुन, वो जो ज्वेलरी लेकर गई थी ना, वो सब नकली निकली। रमन हैरान रह गया। नकली? दोस्त ने हंसते हुए कहा कि हाँ, जिस सुनार के पास वो उसे बेचने गई थी, उसने बताया कि इसमें से ज्यादातर जेवर पॉलिश किए हुए पीतल के हैं। शिखा ने गुस्से में आकर अपने घर में खूब हंगामा किया। असल में सावित्री देवी ने जो खानदानी जेवर दिए थे वे असली थे, लेकिन शिखा ने अपनी शादी के समय जो नई डिजाइन वाली ज्वेलरी बनवाई थी, उसमें उसने खुद ही कमीशन खाने के लिए ज्वेलर के साथ मिलकर मिलावट करवाई थी और रमन को असली का बिल थमाया था। अब वही चालाकी उस पर भारी पड़ गई थी। रमन घर आया और उसने मां को यह बात बताई। सावित्री देवी जोर से हंसी। बहुत दिनों बाद उनके चेहरे पर ऐसी हंसी आई थी। उन्होंने कहा कि देखा बेटा, मैंने कहा था ना, बुरे कर्मों का फल यही मिलता है। उसने सोचा था कि वो हमें लूट कर ऐश करेगी, लेकिन उसने खुद को ही ठगा। रमन को भी हंसी आ गई। उस दिन उसे महसूस हुआ कि शिखा के जाने का गम अब उसे नहीं है। वो एक बोझ थी जो उतर गया था। उसने अपनी मां के चरण स्पर्श किए और कहा कि मां, मैं बहुत बड़ा मूर्ख था जो हीरे की परख नहीं कर पाया। तुम मेरी असली दौलत हो और मैंने कांच के टुकड़ों के लिए तुम्हें दुख दिया। सावित्री देवी ने रमन को गले लगा लिया। अंधेरी रात बीत चुकी थी। भले ही उनके पास अब दौलत नहीं थी, लेकिन उनके पास अनुभव था, संतोष था और एक दूसरे का साथ था। रमन ने ठान लिया था
कि वो अपनी मेहनत से फिर से खड़ा होगा। वो हवेली तो नहीं बना पाएगा शायद, लेकिन एक ऐसा घर जरूर बनाएगा जिसकी नींव प्यार और सम्मान पर टिकी होगी, न कि अहंकार और दिखावे पर। जीवन की पटरी धीरे धीरे सही रास्ते पर आ रही थी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने रमन को एक ऐसी सीख दी थी जो किसी किताब में नहीं मिलती। और ये कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, जहां इस पूरी यात्रा का निचोड़ और वो अंतिम सत्य सामने आने वाला था जिसके लिए ये पूरी परीक्षा हुई थी। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा। कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, और खन्ना परिवार के लिए ये बात सच साबित हुई। उस छोटे से किराए के मकान में रमन और सावित्री देवी ने जीवन का वो पाठ पढ़ा जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। रमन की ईमानदारी और मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी थी। जिस कंपनी में वो सेल्समैन की नौकरी कर रहा था, वहां उसकी लगन देखकर मालिक ने उसे मैनेजर बना दिया। तनख्वाह बढ़ी तो घर के हालात भी सुधरे। अब रमन ने एक थोड़ा बेहतर मकान किराए पर ले लिया था, जहां हवा और रोशनी आती थी। सावित्री देवी का सिलाई का काम भी अच्छा चल निकला था। मोहल्ले की औरतें न सिर्फ उनसे कपड़े सिलवाने आती, बल्कि उनसे सलाह लेने और दुख सुख साझा करने भी आती थी। सावित्री देवी ने अपनी खोई हुई इज्जत पैसे से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और संस्कारों से वापस कमाई थी। अब वो पहले से ज्यादा खुश थी। रमन अक्सर उनसे कहता कि माँ, हमारे पास अब वो आलीशान गाड़ियां नहीं है, लेकिन अब मुझे रात को नींद बहुत अच्छी आती है। सावित्री देवी मुस्कुराकर कहती कि बेटा, नींद बिस्तर से नहीं, मन की शांति से आती है। हमने जो खोया वो कचरा था, और जो पाया वो सोना है। दूसरी तरफ शिखा के जीवन में वो तूफान आया जिसका बीज उसने खुद बोया था। जिस अमीर बिजनेसमैन से उसने दूसरी शादी की थी, वो एक बहुत बड़ा शराबी और जुआरी निकला। वो शिखा को पत्नी नहीं, बल्कि एक सजावट की वस्तु समझता था। शिखा, जो रमन के घर में महारानी बनकर हुकुम चलाती थी, अब वहां एक दासी से भी बदतर हालत में थी। उसे वहां न तो रमन जैसा प्यार मिला और न ही सावित्री देवी जैसा सम्मान। जब उसने अपने पति से शिकायत की तो उसे जवाब मिला कि तुम पैसों के लिए अपना पहला घर तोड़कर आए हो, तो वफादारी की उम्मीद मत रखना। तुम्हें खरीदा गया है, अपनी औकात में रहो। ये सुनना शिखा के लिए मौत से बदतर था। उसे रमन की याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे रमन उसकी हर छोटी बड़ी जिद पूरी करता था, कैसे सावित्री देवी ने उसे घर की चाबी और तिजोरी सब सौंप दी थी। वो पछतावे की आग में जलने लगी। एक दिन उसे खबर मिली कि रमन अब फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और खुश है। ये जानकर उसे और भी ज्यादा आत्मग्लानि हुई। उसने सोचा कि शायद वो रमन से माफी मांग ले, शायद रमन उसे माफ कर दे। एक बरसात की शाम रमन बाजार से लौट रहा था। तभी एक महिला फटे पुराने और भीगे हुए कपड़ों में उसके सामने आकर रुकी। रमन ने ध्यान से देखा, वो शिखा थी। उसके चेहरे से वो घमंड, वो चमक गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। शिखा ने कांपते हुए हाथ रमन की तरफ बढ़ाए और रोते हुए कहा कि रमन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस आदमी ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैं मम्मी जी की सेवा करूंगी। रमन एक पल के लिए ठिठका। उसके सामने वही औरत खड़ी थी जिसने उसे सड़क पर ला दिया था। लेकिन आज रमन के मन में न तो गुस्सा था और न ही नफरत। उसके मन में सिर्फ दया थी, एक अजनबी के लिए दया। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और शिखा के हाथ में रख दिए। उसने शांत स्वर में कहा कि शिखा, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं। जिस दिन मैंने अपना घर छोड़ा था, उसी दिन मैंने अपने दिल से बोझ भी उतार दिया था। लेकिन अब हम साथ नहीं रह सकते। वो धागा टूट चुका है। तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो, लेकिन इस बार अहंकार से नहीं, मेहनत से। इतना कहकर रमन ने अपना छाता शिखा को पकड़ा दिया और बारिश में भीगता हुआ आगे बढ़ गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शिखा वहीं सड़क पर खड़ी रोती रह गई, हाथ में कुछ नोट और छाता लिए। उसे समझ आ गया था कि घर की चाबी और दिल की जगह दोनों एक बार खो जाएं तो दोबारा नहीं मिलती। रमन जब घर पहुंचा
तो सावित्री देवी ने उसे भीगा हुआ देखकर तौलिया दिया। उन्होंने रमन की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे समझ गई कि आज उसने अपने अतीत को पूरी तरह विदा कर दिया है। उस रात खाने के बाद सावित्री देवी ने रमन को अपने पास बिठाया। उन्होंने एक पुरानी लोहे की चाबी निकाली जो इस नए किराए के मकान की थी। उन्होंने वो चाबी रमन की हथेली पर रखी और कहा कि बेटा, आज ये कहानी पूरी हुई, लेकिन इससे जो सीख मिली है उसे हमेशा याद रखना और आने वाली पीढ़ी को भी समझाना। सावित्री देवी ने कहा, बेटा, हमारे शास्त्रों में बहू को लक्ष्मी कहा गया है, लेकिन लक्ष्मी भी उसी घर में टिकती है जहां नारायण जैसे गुण हो। कभी भी, चाहे मजबूरी हो या प्रेम, घर की चाबी यानी घर का पूर्ण अधिकार उस स्त्री को मत सौंपना जिसमें ये 2 लक्षण हो। पहला लक्षण अहंकार, जिसे अपनी सुंदरता, अपने मायके, अपनी शिक्षा या अपने आधुनिक होने का घमंड हो, जो खुद को सबसे ऊपर और बाकी सबको नीचे समझे। अहंकार वो दीमक है जो सोने की लंका को भी खाक कर देता है। हमारा घर तो फिर भी ईंट पत्थर का था। अहंकारी व्यक्ति कभी घर नहीं बसा सकता, क्योंकि घर झुकने से और त्याग से चलता है, अकड़ से नहीं। दूसरा लक्षण अनादर, जिसके मन में बड़ों के प्रति, घर की परंपराओं के प्रति और मेहनत की कमाई के प्रति आदर न हो, जो नौकरों को इंसान न समझे, जो पति को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझे। सम्मान घर की नींव होती है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो इमारत चाहे कितनी भी सुंदर सजा लो, वो एक दिन गिरेगी ही, जैसे हमारा घर गिरा। रमन ने मां की बात को गांठ बांध लिया। उसने समझ लिया कि चाबी सिर्फ ताला खोलने का साधन नहीं है, ये विश्वास की वो डोर है जो योग्य हाथों में ही सुरक्षित रहती है। अगर शिखा में थोड़ा सा भी सब्र और सम्मान होता तो आज वे सब उसी हवेली में खुश होते, लेकिन उसकी नासमझी ने सब कुछ खत्म कर दिया। फिर भी रमन खुश था, क्योंकि टूटे हुए मकान के मलबे से उसने जीवन का सत्य पा लिया था। अब उसके पास एक ऐसा घर था जिसकी दीवारें प्यार की थी और छत सुकून की, और ऐसे घर को दुनिया की कोई भी आंधी गिरा नहीं सकती। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रमन और शिखा की नहीं है, ये आज के समाज की हकीकत है। हम अक्सर बाहरी चमक दमक देखकर रिश्ते जोड़ लेते हैं और संस्कारों की अनदेखी कर देते हैं। याद रखिएगा, सुंदरता कुछ सालों में ढल जाती है, लेकिन स्वभाव और संस्कार आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। अपने घर की चाबी, अपने जीवन का नियंत्रण किसी को भी सौंपने से पहले इन 2 लक्षणों को जरूर परख लें। कहीं ऐसा न हो कि प्यार के भ्रम में आप भी अपने सर्वनाश को न्योता दे बैठें। घर ईंटों से नहीं, भावनाओं से बनता है, और उसे बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको लगता है कि ये सीख आज की पीढ़ी के लिए जरूरी है, तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये अच्छाई और लोगों तक पहुंचे। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा और आपकी इस विषय पर क्या राय है। क्या आपने भी अपने आसपास ऐसे किस्से देखे हैं? और हाँ, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, प्रेरणादायक और जीवन की सच्चाई से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल बोधि पथ को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें और रिश्ते